अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना, रिसर्च के बारे में बात करना, जैसे कि सहेली, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और उसके कारण बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्राइम्स, ये सब बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस है। वी हैव टू ब्रिंग इट अंडर आवर कंट्रोल। हार्मोन रिलीजिंग, इस पर कई बार पीवाईक्यू आया हुआ है। हार्मोन रिलीजिंग के अंदर एलएनजी, लीवोनॉर्जेस्ट्रल 20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, ये दो एग्जांपल्स आते हैं। उसका फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, बट अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम। तो एक डोनर से ओवम लेकर, फीमेल गैमीट लेकर उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। इस पॉडकास्ट सीरीज के अंदर आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इट इज टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब टोटल वेलबींग का मतलब है, शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, पेब्स, PEBS, यानी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, सभी एस्पेक्ट्स में टोटल रिप्रोडक्शन के लेवल पर वेलबींग। अगर एक इंसान रिप्रोडक्टिविकली हेल्दी होगा, पूरी सोसाइटी रिप्रोडक्टिविकली हेल्दी होगी, तो डेफिनेटली उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ, सबसे पहली बात रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इंडिया इज अमंग वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1951 में, जो पीरियोडिकली असेस किया जाता है। बाद में इसी का नाम बदलकर RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रख दिया गया। फैमिली प्लानिंग में केवल कॉन्ट्रासेप्शन की बात की जाती थी, पर RCH के अंदर बहुत सारे और एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया, जैसे अडोलेसेंस हेल्थ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस के बारे में नॉलेज देना, लड़का और लड़की में भेदभाव ना होना, इक्वल राइट्स टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड। इसके अलावा मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स होना, एंटीनेटल, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर के बारे में बताना, यानी बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस को टैकल करना, हॉस्पिटल डिलीवरीज को एनकरेज करना, जिससे मेटर्नल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन सबको कम किया जा सके। इसके अलावा एड्स, HIV, हेपेटाइटिस बी, ऐसी खतरनाक STIs के बारे में नॉलेज देना, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करना तो है ही इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सेक्स क्राइम, सेक्स अब्यूज, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना, रिसर्च के बारे में बात करना, जैसे कि सहेली, एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसकी अभी हम और भी बात करेंगे। इट इज अ रिसर्च प्रोडक्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। तो इसमें प्रिंट मीडिया का, टीवी का, रेडियो का, टीचर्स का, पेरेंट्स का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का, सबका रोल है टू क्रिएट अवेयरनेस। इसके अलावा सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में डिलीवर करना, अडोलेसेंस को रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताना, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ गई इसमें, ये सभी आयामों को इसमें इंक्लूड किया गया था। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज देर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन गोइंग ऑन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट का एक एग्जाम्पल, एनसीईआरटी कहती है कि 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन थी, जो मात्र 100 ईयर्स में यानी 2000 ईयर में 6 बिलियन हो गई, और अनदर 11 ईयर्स यानी 2011 में, 2011 में 7.2 बिलियन पहुंच गई। इंडिया की बात करें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, जो 2000 में 1 बिलियन पहुंच गई और 2011 में 1.2 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है लेस देन 2%, यानी कि every year per 1000 less than 20 new people are getting added। और ये बहुत अलार्मिंग है, इससे बहुत तेजी से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। सवाल उठता है क्यों पॉपुलेशन इतना तेजी से ग्रो कर रही है जबकि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज भी बढ़ रहा है? उसके 3-4 रीजंस हैं। डिक्लाइन यानी डिक्रीज इन डेथ रेट, डिक्रीज इन मेटर्नल मोर्टालिटी रेट एंड डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है और उसके कारण बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, क्राइम्स, ये सब बढ़ने का बहुत ज्यादा चांस है। वी हैव टू ब्रिंग इट अंडर आवर कंट्रोल। अब हम बात करते हैं
कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। गवर्नमेंट के मेन 3 स्टेप्स हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किए अबाउट हम दो हमारे दो, इस तरह के स्लोगन्स यूज करके, या 1 चाइल्ड नॉर्म यानी बच्चा एक ही अच्छा। नंबर 2, मैरिज की एज बढ़ा दी गई है 21 फॉर बॉयज एंड 18 फॉर गर्ल्स। एंड नंबर 3, टू मोटिवेट स्मॉल फैमिलीज दे आर गिवन सम स्पेशल इंसेंटिव्स। अब हम आते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस पर। ये वो सारे डिवाइसेस, सारे तरीके हैं जिनसे प्रेगनेंसी अवॉइड की जाएगी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। एक आइडियल आदर्श कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? आप ट्रिक से याद रखोगे, AEIOU और गाड़ी की RC। A मतलब इजीली अवेलेबल होना चाहिए, E इफेक्टिव होना चाहिए, I नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल प्लेजर और एक्टिविटी होना चाहिए, O मतलब जीरो या निल या ऑलमोस्ट निल साइड इफेक्ट्स होने चाहिए, U मतलब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, R मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए, और C मतलब सस्ता यानी चीप भी होना चाहिए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, परमानेंट और टेम्पररी। टेम्पररी को फिर 2 में क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर 3 मेथड्स याद रखने हैं। नंबर 1, कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड। यहां पर जो टाइम ऑफ ओव्यूलेशन है 10th से 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें सेक्सुअल कॉइटस अवॉइड किया जाएगा ताकि कंसेप्शन ना हो। नंबर 2, कॉइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। यहां पर पेनिस को विड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन। एंड नंबर 3, लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को एब्सेंस ऑफ मेंसेस जब तक होगा तब तक शी इज अंडर कॉन्ट्रासेप्शन। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया में बहुत इंपॉर्टेंट हमें बात ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोलैक्टिन लेवल्स आर वेरी हाई, जिसके कारण गोनाडोट्रोपिन, FSH, LH सप्रेस रहते हैं और इसीलिए ओव्यूलेशन नहीं होता और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। यहां पर इंटेंसिव लैक्टेशन होना चाहिए ताकि प्रोलैक्टिन इतना हाई हो कि गोनाडोट्रोपिन काफी सप्रेस हो। दूसरा, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टिल 6 months आफ्टर डिलीवरी। ये सभी नेचुरल टेम्पररी तरीके हैं, साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट निल हैं, बट फेलियर चांसेस, रेट ऑफ फेलियर काफी हाई होगी। तो अब हम आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स पर। आर्टिफिशियल में फर्स्ट मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर में हम फिजिकली रोकेंगे ओवम एंड स्पर्म यानी गैमीट्स को फिजिकली मीटिंग से, वी विल ब्लॉक देम। बैरियर के अंदर मेल्स में कॉन्डोम्स आते हैं, फीमेल में कॉन्डोम्स एंड सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स एंड वॉल्ट्स आते हैं। कॉन्डोम्स मेल की बात करें, रबर या लैटेक्स के बने हुए हैं, पेनिस के ऊपर दे विल कवर द पेनिस, ताकि इजैक्यूलेशन जो है, सीमन जो है वो कॉन्डोम में डिपॉजिट हो, ना कि वजाइना में, यानी इनसेमिनेशन को अवॉइड किया जा रहा है। कॉन्डोम फीमेल में वजाइना के शेप का होगा, वर्क सेम होगा, और कॉन्डोम्स प्रोटेक्ट करते हैं ऑल्सो अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, दे आर यूज्ड इन फीमेल्स टू कवर द सर्विक्स, ताकि स्पर्म्स की एंट्री ना हो थ्रू द सर्विक्स। कॉन्डोम्स डिस्पोजेबल है, 1 टाइम यूज है, जबकि ये तीनों रीयूजेबल हैं। ये सारे फिजिकल बैरियर मेथड हैं। इसके अलावा केमिकल बैरियर होते हैं, स्पर्मिसाइडल, स्पर्म को मारने वाली क्रीम, जेलीज, फॉर्म्स, दे आर नॉट यूज्ड अलोन, they are used along with physical method to increase their efficiency. Students, mechanism of action बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के लिए डॉक्टर या नर्स की जरूरत पड़ेगी टू इंसर्ट देम, और ये यूट्रस के अंदर लगाए जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स used in India, one of the ideal method to space the children or to delay the pregnancy। ये 3 generations में available है। फर्स्ट जनरेशन लिपीज लूप, जो यूट्रस में स्पर्म्स का फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करेगी। सेकेंड जनरेशन इज कॉपर रिलीजिंग, ध्यान रखना इसमें कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 आता है। ये स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी एंड मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। एंड नंबर 3, हार्मोन रिलीजिंग, इस पर कई बार PYQ आया हुआ है। हार्मोन रिलीजिंग के अंदर LNG, लीवोनॉर्जेस्ट्रल 20 एंड प्रोजेस्टासर्ट, ये 2 एग्जांपल्स आते हैं। नंबर 1, ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक बना देते हैं, जिससे कि स्पर्म्स एंट्री नहीं कर पाते थ्रू दैट थिक म्यूकस। एंड नंबर 2, ये यूट्रस के एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। सो दिस इज हाउ दे वर्क। इसके बाद हम आते हैं थर्ड आर्टिफिशियल मेथड पर, जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पहले हम स्टेरॉइडल हार्मोनल पिल्स की बात करते हैं। ये या तो ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन आता है, या ये ओनली प्रोजेस्टेरॉन पिल्स आती हैं। यहां पर विद इन 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल
टैबलेट स्टार्ट की जाती है कंटिन्यूअसली डेली टेकन फॉर 21 डेज, उसके बाद गैप होगा, विद इन अ वीक पीरियड्स आएंगे एंड अगेन द पैकेट इज स्टार्टेड। हमारे इंडिया में निरोध नाम से मेल कॉन्डोम इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली बाय द गवर्नमेंट और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन माला डी माला एन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे जिनमें माइग्रेन की हिस्ट्री हो, जिसे ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो, लिवर डिजीज हो, उनको ईस्ट्रोजन सूट नहीं करता है, नहीं देते हैं, तो वहां ओनली प्रोजेस्टेरॉन पिल्स देते हैं। इवन लैक्टेटिंग मदर्स में भी ओनली प्रोजेस्टेरॉन मिनी पिल्स ही दी जाती हैं। इनका काम करने का जो मेन तरीका है पिल्स का, वो है बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। ऑफ कोर्स वो सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी भी ऑल्टर करेंगी ताकि स्पर्म्स अंदर एंटर ना हो। ऑफ कोर्स वो यूट्रस को भी हॉस्टाइल बनाएंगी फॉर इम्प्लांटेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज कर रहे हैं, पर मेन वर्क जो है वो है ओव्यूलेशन को इनहिबिट करना। अब हम आते हैं नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल पिल, जिसका नाम सहेली है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप किया है। वंस अ वीक पिल है, हाईली इफेक्टिव है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है और नॉन स्टेरॉइडल नॉन हार्मोनल है। इसके अंदर सेंट क्रोमेन या और मिलॉक्सीफेन नाम का केमिकल है। ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, जिससे इम्प्लांटेशन इनहिबिट होता है। दिस इज इट्स मेन मोड ऑफ एक्शन। ये बात एनसीईआरटी में नहीं दी इसका मोड ऑफ एक्शन, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स पर। इंजेक्शन और इम्प्लांट्स में भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन या ओनली प्रोजेस्टेरॉन होता है, बिल्कुल स्टेरॉइडल पिल्स की तरह होता है, लेकिन इनका एफिशिएंसी पीरियड लॉन्गर होता है। इंजेक्शंस एवरी 2 मंथ्स एवरी 3 मंथ्स लगाते हैं और इम्प्लांट्स एवरी 5 इयर्स वाले आते हैं। इम्प्लांट्स में 6 सिलिकॉन के ट्यूब्स हैं जिसके अंदर ये हॉर्मोन्स हैं और उसे अंडर द आर्म इम्प्लांट किया जाता है। सो पिल्स मतलब टैबलेट्स हो गया, इंजेक्शंस हो गया और इम्प्लांट्स हो गए, और इंट्रायूट्राइन डिवाइस एंड बैरियर मेथड, ये पांचों हो गए आर्टिफिशियल टेम्पररी मेथड। इसके अलावा एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाए या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड कॉइटस हो जाए या रेप का कोई केस हो, उस समय पर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन की जो पिल्स हैं या जो आईयूडी है, दैट इज इंसर्टेड विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। अब हम आते हैं परमानेंट मेथड, जिसे स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। ये टर्मिनल मेथड है जहां पर प्रेगनेंसी नहीं चाहता है कपल, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। मेल्स में वासेक्टमी और फीमेल्स में ट्यूबेक्टमी। मेल्स में स्क्रॉटम में एक स्मॉल इंसिजन दिया जाता है और वासा डिफरेंस को, इफरेंशिया नहीं, वासा डिफरेंस इज टाइड एंड कट। बेसिकली हम गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहे हैं, वासेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ वासा डिफरेंस। ट्यूबेक्टमी के अंदर एक इंसिजन दिया जाएगा आइदर थ्रू वजाइना और लोअर एब्डोमेन। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स आर टाइड एंड कट, दोनों ही बायलेटरली करी जाएंगी जब भी की जाएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस या एसटीआईज पर। इसे ही वेनेरियल डिजीज वीडीबी बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस आरटीआईज भी बोलते हैं। 15 से 24 इयर्स का एज ग्रुप मोस्ट कॉमनली वल्नरेबल है, इसके लिए सबसे ज्यादा वही होती है। इसमें बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है जैसे गोनोरिया बाय निसीरिया गोनोरी, क्लमाइडियासिस बाय क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, सिफिलिस बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम, या वायरल हो सकती है जैसे एड्स बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी बाय हेपेटाइटिस बी वायरस, जेनाइटल हर्पीज बाय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, या जेनाइटल वॉट्स बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या ये प्रोटोजोअल हो सकती है जैसे ट्राइकोमोनियासिस बाय ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। स्टूडेंट्स, ये कॉजेटिव एजेंट्स पर पीवाईक्यूज आए हैं, भले ही एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर हमें ये आने चाहिए। अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस हैं, इनके अर्ली सिम्टम्स जो हैं बहुत माइल्ड होते हैं, जैसे कि जेनाइटल एरिया में देयर इज माइल्ड इचिंग, स्वेलिंग, पेन एंड फ्लूइड डिस्चार्ज। बट इन्हीं माइल्ड सिम्टम्स के कारण या कुछ मिथ्स, भ्रांतियां जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, द पेशेंट डू नॉट गो टू द डॉक्टर और ये डायग्नोस्ड अनट्रीटेड रह जाते हैं और इसके लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशंस जैसे पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या इनफर्टिलिटी, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या एबॉर्शन, या स्टिल बर्थ, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कैंसर्स, इस तरह के खतरनाक लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
How can you prevent these STIs? Number one, avoid sex with multiple partners or unknown sex partners. Number two, always use condoms while coitus. And number three, in case of even slight doubt, refer to the qualified doctor. सो ये हमने बात की STIs की, और जो क्योरेबल STIs है, इनक्योरेबल, वो 3 हैं: हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनाइटल हर्पीज। इन 3 के अलावा सारी ही इजीली क्योरेबल है इफ डायग्नोस्ड ऑन टाइम। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है एक कपल आफ्टर हैविंग सेक्सुअल कोहैबिटेशन विदाउट एनी प्रोटेक्शन यानी कॉन्ट्रासेप्शन फॉर 2 years एंड स्टिल नॉट एबल टू अचीव प्रेगनेंसी, देन इट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे फिजिकल, कंजेनाइटल, बाय बर्थ कोई डिजीज होना, ड्रग्स लाइक एंटी एंजाइटी, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, immunological, these are, and psychological, mental, these are some of the reasons for infertility. Infertility में most often women are blamed but men also contribute almost equally. इसके लिए स्पेशल क्लिनिक्स होते हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं, और जो टेक्निक्स हेल्प करती है उन्हें ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में नंबर 1 है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। If the male partner is unable to inseminate the female or there is very low sperm count, तो हस्बैंड का सीमन लेके वाइफ के वजाइना में या यूट्रस में इंसेमिनेट किया जाता है। फर्टिलाइजेशन विल बी इनसाइड द बॉडी, इसे बोलते हैं AI। और इसमें भी पर्टिकुलरली इफ सीमन इज डिपॉजिटेड इन यूट्रस, देन इट इज कॉल्ड IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। नंबर 2, अगर एक लेडी है, शी इज एबल to provide normal environment, suitable environment for fertilization and further development, यानी उसका फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, बट अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम, तो एक डोनर से ओवम लेकर, फीमेल गैमीट लेकर उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। फर्टिलाइजेशन विल बी इनसाइड द बॉडी, इसे बोलते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी गिफ्ट। नाउ नंबर 3, IVF ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। यहां पर हस्बैंड का सीमन लेंगे, वाइफ के या डोनर के एग्स लेंगे और उन्हें आउटसाइड द बॉडी इन द लैबोरेटरी अंडर सिम्युलेटेड, ऑलमोस्ट सेम कंडीशन जैसी बॉडी के अंदर है, वी विल लेट देम फर्टिलाइज, और इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी। और जब अगर आप जाइगोट ट्रांसफर करोगे या अप टू 8 सेल ब्लास्टोमियर ट्रांसफर करोगे तो फैलोपियन ट्यूब में करोगे, उसे बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर आप मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज को ट्रांसफर करोगे तो यूट्रस में ट्रांसफर करोगे, उसे बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT। तो IUT और जिफ्ट दोनों ही ET यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर के तरीके हैं। ध्यान रखना, IUI में सीमन इंसेमिनेट कर रहे हो इन यूट्रस, और IUT में एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर कर रहे हो इनटू यूट्रस। गिफ्ट में गैमीट डाल रहे हो, फीमेल गैमीट इनटू फैलोपियन ट्यूब, और जिफ्ट में जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज डाल रहे हैं इनटू फैलोपियन ट्यूब। फुल फॉर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो AI हो गया, IUI हो गया, गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, IVF ET हो गया और IUT हो गया। अब एक लास्ट टेक्नोलॉजी है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां पर स्पर्म इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte, यानी यहां पर भी फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, और उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय आइदर जिफ्ट, ZIFT और IUT। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्ट, ये इनमें बहुत ज्यादा सुपर स्पेशलाइजेशन चाहिए, हाई प्रिसिजन चाहिए, और ये बहुत स्लाइटली एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज हैं, और इसीलिए दे आर स्टिल अफोर्डेबल टू फ्यू पीपल, और इसीलिए इनके सेंटर्स भी कंपेरेटिवली फ्यू हैं इन आवर कंट्री। सो स्टिल लीगल अडॉप्शन इज वन ऑफ द बेस्ट options for couple who are looking for parenthood, because there are many children who are orphans and destituted in our country, but social reasons, emotional reasons, religious reasons, इनके कारण people still don't opt for adoption that much and they go for these ART. Students, इसके अलावा 2 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे हमें डिस्कस करना है, और वो है एमनियोसेंटेसिस एंड MTP। एमनियोसेंटेसिस को भी, इस पर स्टैच्यूटरी बैन है
under RCH program. Now, what is amniocentesis? In amniocentesis, amniotic fluid of the fetus is taken out और उसमें fetal cells and dissolved substances को analyze किया जाता है. Basically, ये pregnancy में 14 to 18 weeks के बीच में करते हैं और इससे हम genetic disorders को पता कर सकते हैं, जैसे कि sickle cell anemia, Down syndrome, hemophilia. ये 3 तो example NCERT में ही दिए हुए हैं. But इसके साथ ही इससे sex of the fetus भी determine हो जाएगा, which is often misused for female feticide यानी कन्या भ्रूण हत्या, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर स्टैच्यूटरी बैन लगा दिया है. अब आइए हम बात करते हैं एमटीपी पर. एमटीपी मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी टर्मिनेशन, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर टर्म. पूरे वर्ल्ड में 1 ईयर में 45 से 50 मिलियन एमटीपीज की जाती हैं, विच इज 1/5 ऑफ द टोटल कंसेप्शन. बट एमटीपी का उद्देश्य पॉपुलेशन रिड्यूस करना बिल्कुल भी नहीं है. हमारी कंट्री ने 1971 अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी एक्ट बनाया था, जिसके अंडर with few conditions one can go for legal MTP. 2017 में इसमें कुछ amendments भी किए गए हैं. So what are the indications for MTP? Number 1, if the continuation of pregnancy is a harm, a threat to mother or to the child. Number 3, अगर प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड कैजुअल कॉइटस या कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण हुई है, एंड इफ इट हैज हैपेंड ड्यू टू रेप. तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां पर एमटीपी लीगली अलाउड होती है. एमटीपी सेफ होती है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 12 वीक्स अंडर द सेक्शन ऑफ ओनली 1 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर यानी RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. एक डॉक्टर के कंसेंट पर ही एमटीपी की जा सकती है टिल 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. बट इफ द प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक्स एंड लेस देन 24 वीक्स, then consent of 2 registered medical practitioner is required. 24 weeks के बाद में MTP is not allowed. So with this we complete the podcast of reproductive health. इस पॉडकास्ट में बहुत शॉर्ट में, लेकिन हमने एक एक वर्ड एनसीईआरटी का कवर कर लिया है. अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.